चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज ये आपके पास प्रैक्टिस सेट नंबर 54 यानी 54 और प्रैक्टिस सेट 54 में देखते हैं उत्तराखंड का सेक्शन। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की? है ना, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो हाल में ही भी नहीं बोलेंगे, ये 2023 की योजना है, सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है, शायद कोई आगे देखने को। ठीक है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना होगी। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की बात करें तो यह योजना स्टार्ट हुई थी 24 अगस्त 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अगस्त 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अगस्त 2023 को हुई थी। ठीक है, सरकार के द्वारा इस स्कीम को 24 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई थी और इस स्कीम को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं का आर्थिक विकास करना। ठीक है, अभी आर्थिक विकास किस तरीके से किया जाएगा? जैसे ग्रामीण लेवल पे क्या किया जाता है, महिलाएं क्या बनाती है? अपने ग्रुप बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? ग्रुप बनाती है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? महिला समूह भी कहते हैं। इन महिला समूह के द्वारा क्या किया जाता है? कई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अब देखो, प्रोडक्ट तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बढ़ावा तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट बिकने के लिए क्या होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए, है ना। बिना मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं, ये जो उत्पाद तैयार कर रही है, उस उत्पाद को क्या किया जाए? बाहर बेचा जाए। और जब बेचा जाएगा तो तभी जाके इन प्रोडक्टों को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इनका प्रचार प्रसार होगा, है ना। प्रचार प्रसार होगा तो प्रोडक्ट आपके बिकेंगे, बिकेंगे तो महिलाओं की क्या होगी? आय होगी। और महिलाओं की अगर आय होगी तो क्या होगा? आर्थिक सशक्तिकरण होगा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से सरकार ने क्या किया कि महिला समूह को द्वारा जो निर्मित उत्पाद है इनके लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराना, इस उद्देश्य के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? 24 अगस्त 2023 को किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि ब्लॉक स्तर पे क्या लगाई जाएगी? प्रदर्शनी लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? प्रदर्शनी लगाई जाएगी, है ना। जैसे आपने कई बार देखे होंगे, जैसे मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को क्या दिया जाएगा? वरीयता दी जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए जी। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना हो जाएगा। तो योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है योजना का उद्देश्य? तो महिला समूह द्वारा महिला समूह द्वारा तैयार महिला समूह द्वारा तैयार उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करना। व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इस स्कीम का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाई और ये योजनाएं अपने आप में क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। जैसे एक योजना है सीएम महिला, क्या है? मुख्यमंत्री, या पूरा ही बोलेंगे हम इसको, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना हो जाएगा। ठीक है, इस योजना को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? तो कब किया गया? 15 अगस्त। कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। ठीक है, 15 अगस्त 2021 नहीं, 2019 करना है इसको। ठीक है, 2019 में लॉन्च किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना को 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा ऐसी एक और योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। क्या है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। और जो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना है, इसकी शुरुआत होती है कब? 4 नवंबर 2022 को हुई। कब हुई? 4 नवंबर 2022 को हुई।
और इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को क्या बनाना है, लखपति बनाना है। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने 2025 तक एक लक्ष्य भी रखा गया था। लक्ष्य ये रखा गया कि राज्य की कुल 1.25 लैक्स जो भी महिलाएं हैं, इन महिलाओं को क्या किया जाएगा, लखपति बनाया जाएगा। लखपति का मतलब क्या है, इनकी मिनिमम आय कितनी हो, कितना हो इनके पास पैसा, कम से कम 1 लाख रुपए तो। ठीक है, तो लखपति बनाने के लक्ष्य से मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो हाल में ही सरकार ने एक नई योजना स्टार्ट कर दी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना का नाम है महिला सारथी योजना। क्या है, महिला सारथी योजना। विशेष फोकस करना है इस वाली योजना पर, महिला सारथी योजना। जो महिला सारथी योजना है ये इसी साल लॉन्च हुई थी। ठीक है, और इस साल कब लॉन्च हुई, 8 मार्च 2025 को। और क्या होता है 8 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, महिला दिवस करके कुछ होता है ना। तो महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को लॉन्च की गई। और इस योजना को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या था, सारथी का मतलब क्या होता है, सारथी, महिला सारथी योजना वाहन, वाहन से संबंधित है कि यानी कि महिलाओं को वाहन का क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और स्पेशली जो ये योजना होगी ये कहाँ काम करेगी, देखो पहाड़ों में तो करेगी नहीं, कहाँ करेगी, मैदानों में, क्योंकि मैदानों में क्या है, वाहन से संबंधित ज्यादा रोजगार है कि नहीं है ना। तो इसमें क्या किया जाएगा, महिलाओं को वाहन चलाने का क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जैसे अगर कोई महिला अगर कोई वाहन खरीदना चाहती है, कौन सा कमर्शियल पर्पज वाला, है ना, कमर्शियल मतलब जैसे विक्रम हो गया या आपका ऑटो हो गया या ई रिक्शा हो गया, इस टाइप का अगर वो खरीदना चाहती है तो शायद उस पर क्या है, सब्सिडी भी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, धीरे धीरे स्वरोजगार भी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो महिला सारथी योजना आपका 8 मार्च 2025। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जो किसके द्वारा चलाई गई है, सरकार के द्वारा चलाई। एक और लिखना चाहते हैं तो एक और भी लिख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना। क्या लिखोगे, सीएम यानी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी या कल्याणी योजना। ठीक है, घसियारी जानते, घसियारी, घसियारी क्या होता है, घास लेना, है ना, गांव में बोलते हैं ना महिलाओं को घसियारी यानी घास लेना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घास, घास किससे संबंधित, यानी घास किसके लिए लाया जाता है, पशुओं के लिए लाया जाता है, यानी कि पशुओं का चारा क्या है, घास है। अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि जो है पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई। आपको हमेशा जंगल जाने की जरूरत नहीं, घास लाने की जरूरत नहीं, है ना। तो बहुत कम अमाउंट में सरकार क्या कराती है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराती है। ठीक, इस योजना की बात करें तो ये योजना शुरू हुई थी 3 अक्टूबर 2021 को। कब हुई, 3 अक्टूबर 2021 को यह योजना क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ये आपके पास ये। बाकी योजना के बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन जब कभी इसी से संबंधित दूसरा पेपर आएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है और 22वां प्रश्न है, देखो हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे किसे किया गया, विजय जरधारी को नहीं। ठीक है, देखो हाल में ही, हाँ किसको, हाँ बिल्कुल सही, युवा किसान पुरस्कार से डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट को जो है ये पुरस्कार दिया गया है 2025 में। ठीक है, इन्होंने जो है कृषि की एक नई टेक्निक तैयार करी है। जैसे इन्होंने खूब सारे वहां पिथौरागढ़ क्षेत्र में जैसे जो इटालियन जो सेब होते हैं उनकी खेती को बढ़ावा दिया है, क्योंकि वहां उससे क्या हो रही है, पैदावार ज्यादा हो रही है। देखो एक होता है कि जैसे हम कृषि करते हैं तो एक होता है कृषि करने का एक पारंपरिक स्वरूप होता है, जैसे लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो जो लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, ये जिस प्रकार की कृषि व्यवस्था चलती है, देखो उससे तो उतना उत्पादन होगा नहीं। आज भी आप देखते होंगे कि खेत तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन उत्पादन वैसा नहीं है। क्यों नहीं, उसका कारण क्या है, क्योंकि एक तो पुरानी वाली पद्धति अपना रहे, जबकि अब नई नई चीजें आ चुकी है, नई तरीके से खेती की जानी चाहिए, है ना, तो तब जाके उसमें पैदावार। तो ये नई खेती लेके आए कौन, डॉक्टर संतोख सिंह, इसीलिए इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। स्पेशली इन्होंने सेब की कौन सी किस्म की पैदावार पे फोकस किया, तो सेब की कौन सी किस्म, इटालियन, किस्म, सेब की कौन सी किस्म, इटालियन किस्म में
फोकस किया, यानी विदेशी टाइप ना, इटली। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा देखो, विजय जरधारी के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। बताओ किस आंदोलन के प्रेरणा थे? कौन सा? बीज बचाओ। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरणा थे। बीज बचाओ आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट। बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरणा थे विजय जरधारी। इसके अलावा विजय जरधारी की बात करें तो विजय जरधारी को हाल में एक और पुरस्कार भी दिया गया। कौन सा पुरस्कार था वो? हाँ, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस पुरस्कार के बारे में। कौन सा था? हाँ बताओ, कौन सा पुरस्कार है? सुंदरलाल बहुगुणा, और उसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा, आगे पढ़ा तो था नहीं, किसी पेपर में तो आया है प्रश्न, ये डायरेक्ट पूछा हुआ था मैंने। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, ये दिया गया किसको? विजय जरधारी। और विजय जरधारी के साथ एक और आदमी भी थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या है? प्रताप सिंह पोखरियाल। कौन? प्रताप सिंह पोखरियाल। इन दो लोगों को दिया गया था। प्रताप सिंह पोखरियाल हो जाएगी, प्रताप सिंह पोखरियाल। ठीक है, तो विजय जरधारी और प्रताप सिंह पोखरियाल को सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया। लेकिन ये भी दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक सरकारी श्रेणी में और दूसरा गैर सरकारी। तो जो इनको दिया गया ये किस क्षेत्र में दिया? ये गैर सरकारी में, यानी जो सरकार के पार्ट नहीं है। ठीक है, गैर सरकारी में, गैर सरकारी में इनको ये पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर सरकारी श्रेणी में बात करें तो सरकारी श्रेणी में जो ये वाला पुरस्कार था, ठीक है, ये वाला पुरस्कार जो था वो रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया। किसको? रुद्रपुर नगर निगम। तो देखो ये एक और करंट अफेयर का प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में किसे दिया गया? तो रुद्रपुर नगर निगम को। वहीं गैर सरकारी श्रेणी में किसे दिया गया? तो दिया गया विजय जरधारी और प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया। क्लियर है इतनी बात? उसके अलावा बाकी बात करें तो किस व्यक्ति को युवा किसान सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट को। ठीक है, कृषि की नई प्रणाली को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में समान नागरिक संहिता राज्य में कब लागू की गई? तो बताओ कब लागू की गई समान नागरिक संहिता? बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समान नागरिक संहिता से आपको एक भी बात छोड़नी थी। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता को अपने राज्य में क्या किया? लागू किया है। पहली बात तो यह है कि इसकी संवैधानिकता क्या है। क्या हमारा संविधान अलाउ करता है कि देश में समान नागरिक संहिता जैसा कोई व्यवस्था होनी चाहिए? क्या हमारा संविधान अलाउ करता है? तो बिल्कुल करता है ना। संविधान के अनुच्छेद किसके तहत? हाँ, भाग 4। कौन सा? भाग 4 यानी पार्ट 4 आर्टिकल 44 किसके बारे में बात करता है? यूसीसी के बारे में बात करता है। ठीक है, यूसीसी जनरल विवाह, तलाक, संपत्ति के जो अधिकार होते हैं, ये चाहे कोई भी धर्म है, सब में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, चलो जी। तो आर्टिकल 44 के हिसाब से जो है हमारा संविधान कहता है कि देश में क्या होना चाहिए? समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। संविधान बनने से पहले, हमारा देश स्वतंत्र होने से पहले एक राज्य ऐसा था जहां पे पहले से ही यूसीसी लागू था, और वो कौन सा था? गोवा। तो यानी कि पहला राज्य तो कौन है? गोवा है, जिसके यहाँ पे क्या है? यूसीसी पहले से लागू है। जब यहाँ पे कौन थे? पुर्तगाली थे। लेकिन अगर बात करें कि स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन बना, तो पहला राज्य कौन बना? हमारा उत्तराखंड बना। अब यूसीसी को लेकर के किस तरीके से हमारे उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुई है, ऐसा तो आया नहीं कि सरकार ने बोले यूसीसी बनाया सीधे लागू कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। हर चीज को बनाने या व्यवस्था को लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है कि पहले आपको एक समिति बनानी पड़ेगी, है ना। जो समिति क्या देगी? अपनी सुझाव देगी। और ऑब्वियसली बात है, इस समिति में कैसे लोग होंगे? वैसे लोग ज्यादा होंगे जो समाज के बीच इन्वॉल्व रहे, इनको समाज के बारे में अच्छा खासा विद्वान टाइप के लोग,
है ना। तो इसीलिए समिति में ऐसे लोग जैसे हाई कोर्ट के चीफ सेक्रेटरी जैसे आदमी, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे जो पद होंगे, है ना, ऐसे लोगों को समिति में रखा जाएगा, क्योंकि इनसे बेहतरीन तरीके से समाज को कोई और व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है ना। चलो जी, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यूसीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, यूसीसी को लाने के लिए सबसे पहले हमारे राज्य में एक क्या बनाई जाती है, 5 सदस्य समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? 5 सदस्य समिति बनाई जाती है। ठीक है, यूसीसी को लाने के लिए 5 सदस्य समिति बनाई जाती है। और इस 5 सदस्य समिति का गठन कब किया गया, बताओ कब किया गया है? कब किया गया था? 5 सदस्य समिति का गठन किया गया था 27 मई 2022 को। 27 मई 2022 को, ठीक है, 27 मई 2022 को किया गया था। ठीक है, 27 मई 2022 को किया गया था। एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, 27 मई 2022 को किया गया था। इसके अलावा बात करें तो देखो, अब ये सदस्य समिति अपना काम करेगी, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई समिति बनती है तो समिति का हमेशा क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? रंजना देसाई। कौन थे? रंजना देसाई, जस्टिस रंजना देसाई। ये इस समिति की क्या थी? अध्यक्ष थी। ठीक है, क्या थी? अध्यक्ष। इसके अलावा बात करें तो इस 5 सदस्य समिति ने फाइनली जो है 2 फरवरी 2000, कब? 2 फरवरी 2024 को इसने अपनी रिपोर्ट क्या करी? पेश करी। रिपोर्ट क्या करी? पेश करी। ठीक है, फिर उसके बाद सरकार ने जो भी है इसकी जो भी सिफारिशें थी उन सिफारिशों को स्वीकार किया। और जब सरकार सिफारिश को क्या कर देती है? स्वीकार कर लेती है, तो उसके बाद आपको पता है क्या होता है? फिर इसको विधानसभा में क्या 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 कराना होता है? पारित कराना होता है ना। फिर उसके बाद डेट आती है 6 फरवरी 2024, और 6 फरवरी 2024 को क्या किया गया? विधानसभा में पेश किया गया। क्या किया गया? विधानसभा में पेश किया गया। ठीक है, यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, जो प्रस्ताव है, इसको विधानसभा में क्या किया गया? पेश किया गया। और जब इसको विधानसभा में पेश किया गया तो ध्यान रखना, चर्चाओं के बाद 7 फरवरी 2024 को यूसीसी जो विधेयक था, ठीक है, यूसीसी जो विधेयक था वो क्या हो जाता है? क्या होता है? पारित होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। ठीक है, यूसीसी विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। अब जब हमारी विधानसभा ने इसको पारित कर दिया तो उसके बाद ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, है ना। तो फिर ध्यान रखना, मार्च 2024 में इसे क्या मिलती है? राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। क्या मिलती है? राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, क्या मिलती है? राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। कब मिली? मार्च 2024 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। अब जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तो इसका मतलब अब जो आपका विधेयक था वो अब आपका क्या बन चुका है? एक्ट बन गया है, कानून बन गया है। और जब कानून बनाया जाता है तो उसके बाद क्या की जाती है? पॉलिसी बनाई जाती है। फिर तब, है ना, किस तरीके से नियम कानून बनाए जाते हैं कि अब क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना। तो 6-8 महीने जो है ये नियम बनाने में लगेंगे फिर। ठीक है, और जब नियम बनाया जाता है तो फाइनली ध्यान रखना, एक हिस्टोरिक डेट उत्तराखंड और भारत के लिए, कब? 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में क्या होता है? यूसीसी लागू होता है। और ये यूसीसी लागू करने वाला क्या हो जाएगा? भारत का, स्वतंत्र भारत का क्या हो जाता है? प्रथम राज्य बन जाता है। ठीक है, लेकिन इस यूसीसी में जो है एक वर्ग को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये कौन से वर्ग को शामिल? तो एसटी वर्ग को शामिल नहीं किया गया। शामिल नहीं किया गया। अभी हाल में प्रश्न भी आया था, है ना, नहीं किया गया। तो ये तो मैं कई बार बता भी चुका हूं, क्लास में भी और प्रैक्टिस सेट में भी। तो इसमें एक वर्ग ऐसा है जिसको शामिल नहीं किया गया, और उसकी वजह ये है क्योंकि एसटी वर्ग का क्या है? अपना आर्ट एंड कल्चर है। इसी आर्ट एंड कल्चर को बचाने के लिए, इसी कला संस्कृति को बचाने के लिए हमने इस वर्ग को क्या किया? सरकार ने एसटी का दर्जा दे रखा है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे रखा है। और अगर हम यूसीसी लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनके अपने नियम कानून है, अपनी कला एवं संस्कृति है ना, चाहे विवाह को लेकर के, चाहे अपने जो नियम कानून है, चाहे संपत्ति को लेकर के, चाहे किसी प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था है, अगर ये लागू हो जाता है तो ये तो इधर भी लागू हो जाएगा। फिर तो कला और संस्कृति कहाँ बचेगी फिर तो, है ना, जिसके लिए हमने मेन क्या किया था? एसटी का दर्जा दिया था।
तो कहीं इनकी संस्कृति में कोई इंटरफेरेंस ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ क्या नहीं है, यूसीसी लागू नहीं होगा। यानी हमारे राज्य की 5 जो क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन पे लागू नहीं होगा। तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, या तो ऐसे पूछे कौन सा वर्ग शामिल है, एसटी, या ऐसा एसटी का कोई नाम दे देगा, अच्छा जौनसारी, भोटिया, या आपका क्या हो जाएगा थारू, या आपका राजी, या आपका बोक्सा, ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर नाम देगा कि कौन सा जनजाति इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं यूसीसी को लेकर के, इन बातों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना। अब तो मुझे लगता है अच्छे से याद भी हो गया होगा, है ना। हाँ, तो देखो प्रैक्टिस सेट का यही फायदा होता है कि अगर आप चीजें बार बार करें तो चीजें रिपीट होती जाती है, और कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना। चलो जी, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में क्या अंकित किया गया है। तो लास्ट टाइम भी हमने उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह को डिस्कस किया था ना, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह है। देखो ऐसा, सबसे पहले 3 पर्वत चोटियां हैं, ऐसे ही है, ये तो खतरनाक ही बन गया है। चलो ठीक से बनाते हैं ना, ये हो गया, अरे अभी पूरा ही जा रहा होगा, देखो ये, और कुछ इस तरीके से है ना। चलो जी, अब इसको हमने थोड़ा सा नीचे ला रखे हैं ऐसे करके, ठीक, फिर उसके बाद इसको ऐसा किया हुआ है, और यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ये बैकग्राउंड है, तो पहले ये बैकग्राउंड कैसा है, ये है लाल रंग का, और मैंने आपको बताया था कि लाल किस चीज का प्रतीक है, हाँ रक्त का प्रतीक, अच्छा रक्त का प्रतीक, रक्त का तो है ही, हाँ बलिदान, कौन सा बलिदान, कौन सा वीर, हाँ ठीक है, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, ठीक है, जिन सपूतों ने अपना रक्त बहाया है, तो उनके सम्मान के लिए ये है आपका यहाँ पे लाल रंग है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या बना रखा, क्या बताया था मैंने, अशोक की लाट बना रखी, क्या बना रखी है, अशोक की लाट बना रखी, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ पे जो है 4 नदियां बनाई गई, ठीक है, और इनका कलर कैसा है, नीला रंग। इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, सफेद है, क्योंकि हमारा राज्य क्या है, शांति प्रिय प्रदेश है कि नहीं है, कभी आता है वो लड़ ले बस, ऐसा ऐसा वाला व्यवहार है नहीं है ना। वहीं आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, फिर तो आपको समझ में आया वही है ना, वहां नॉर्मल भी ऐसा ऐसा बोलते हैं कि जैसे लड़ने आ जाए ना। हाँ, तो ये वाली व्यवस्था है वहाँ पे, व्यवस्था नहीं मतलब इस तरीके से है, हालांकि वो उनका क्या सामान्य व्यवहार है, लेकिन टोन कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि अभी लड़ने आ जाए ना, इस तरीके का है, ठीक। चलो जी, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक। तो ये 3 पर्वत चोटियां होगी, 1 2 और 3, यहाँ पे अशोक की लाट, ठीक है, और 4 नदियां, नीचे नीले रंग में यहाँ पे उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है, ठीक। तो ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, अशोक की लाट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, 25वां प्रश्न है, निम्न में से राज्य की पहली मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी, कौन बनी, तो ध्यान रखना ये राधा रतूड़ी जी बनी, कौन बनी, राधा रतूड़ी बनी। इसके अलावा देखो राधा रतूड़ी जो है क्या कर रही है, बहुत सारी चीजों में क्या कर रही है, हिस्ट्री बना रही है। इसके अलावा राधा रतूड़ी इससे पहले क्या बनी, हमारे राज्य की पहली मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, कौन बनी है, राधा रतूड़ी। उसके बाद कहाँ चलेगी, सूचना आयुक्त, तो सूचना आयुक्त में बनी, फिर तब क्या बन गई, तो सूचना आयुक्त में भी पहली सूचना आयुक्त है उत्तराखंड। उत्तराखंड सूचना आयोग है, उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं सूचना आयुक्त, या मुख्य सूचना आयोग, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी पहली महिला बन गई। इसके अलावा देखो बात करें, कुछ और आयोग है हमारे पास, जैसे पहले इसी आयोग की बात करते हैं, सूचना आयोग। सूचना आयोग की जो स्थापना होती है, तो इसकी स्थापना हुई 3 अक्टूबर 2005, कब हुई, 3 अक्टूबर 2005, सूचना आयोग, ठीक। सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 3 अक्टूबर 2005 को हुई। और जब 3 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना होगी, तो एक चीज बताओ मुझे, हाँ, तो इसके पहले कोई ना कोई अध्यक्ष भी बनाएगी होंगी, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे सूचना आयोग के, वो कौन थे, आर एस टोलिया, ठीक है। पहले पहले जो मुख्य आयुक्त थे कौन थे, आर एस टोलिया। इन्हीं आर एस टोलिया के नाम पे जो है एक एकेडमी है उत्तराखंड की, जो कि काफी प्रसिद्ध है, बताओ कौन सी एकेडमी है,
है इन्हीं आर एस टोलिया के नाम पे। उत्तराखंड आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, पीसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है ना, कभी आए नहीं दिमाग में कहाँ होती है ये ट्रेनिंग, या हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो इनकी जो ट्रेनिंग, जैसे आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, लवासना मसूरी में होती है, ऐसे पीसीएस वालों की ट्रेनिंग कहाँ होती है, डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर है, नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर है, नैनीताल में। तो ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक, चलिए जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और आयोग है। ठीक है, जैसे एक आयोग लिखोगे उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 3 मई 2013 को हुई थी। कब, 3 मई नहीं, 13 मई, 13 मई 2013 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा एक दो आयोग और लिखेंगे, एक लिखो उत्तराखंड प्रशासनिक, उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग, उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग। इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेसी पंत को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, जेसी पंत को बनाया गया था। इसके अलावा एक और लिखोगे आप, ग्राम्य विकास एवं ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, पलायन निवारण आयोग, पलायन निवारण आयोग। इसकी स्थापना हुई कब, 2017 में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ पे, पौड़ी में है। कहाँ पर है, पौड़ी में। ठीक है, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग हो जाएगा। इसके अलावा एक और आयोग लिखो, किसान आयोग। किसान आयोग बनाया गया था, उत्तराखंड किसान आयोग बनाया गया कब, ये बनाया 2016 में बनाया गया था। इसके अलावा गायों की रक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या है, गौ सेवा आयोग। ठीक है, गौ सेवा आयोग, और गौ सेवा आयोग की स्थापना 2010 में होती है। ठीक है, तो ये हमारे राज्य के क्या है, कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं। तो इन आयोगों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो गौ सेवा आयोग हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। देखो, नैनीताल एससी के लिए रिजर्व है, बागेश्वर एससी के लिए रिजर्व है, घनसाली एससी के लिए रिजर्व है। तो यानी कि 1 2, देखो चक्राता, चक्राता किसके लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है। तो 1 2 4 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसटी के लिए एक और सीट रिजर्व है, कौन सा, कौन से, नानकमत्ता। ठीक है, और ये कहां पर है, तो ये उधम सिंह नगर में। और चक्राता कहां हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा अपने संदर्भ के साथ सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखो, लंगवीर नृत्य की बात करें तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है, बिल्कुल सही है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद बुढ़ियात नृत्य जौनसारी समाज में विवाह और जन्मोत्सव के समय किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। घुघुती केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। घुघुती जो है वयस्कों के द्वारा किया ही नहीं जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, बच्चों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा, तो प्रश्न के हिसाब से ठीक। और छपेली क्या है, यह एक नृत्य गीत है, बिल्कुल सही है। और कहाँ का है छपेली, छपेली कहाँ का हो जाएगा, कुमाऊं का। और छोपती कहाँ का होगा, छोपती कहाँ का होगा, रवाई जौनपुर क्षेत्र का हो जाएगा, है ना, यानी गढ़वाल का। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्न में से पट्ट गीत है, पट्ट गीत कौन सा है इसमें से बताओ। तो पट्ट एक प्रकार का क्या है, उपदेशात्मक गीत है। ऐसे हमने एक गीत देखा था पट्ट गीत में, कौन सा, चूरा गीत। चूरा गीत क्या होता है, तो जो वृद्ध भेड़ चरवाए होते हैं, जब उनके द्वारा अपने यंग, जो जवान भेड़ चरवाए होंगे, उनको जो सीख दी जाती है, उसी को चूरा गीत कहते हैं ना। तो चूरा गीत है, पट्ट गीत है, ये एक प्रकार के उपदेशात्मक गीत है। इसके अलावा मनोरंजनात्मक नृत्य या गीतों की बात करें तो मनोरंजन के लिए जो गीत गाए जाते हैं, जैसे ये गीत बहुत भांटा सांटा। ठीक है, इसके अलावा जैसे लोरी सुना लेते हैं,
है ना। इसीलिए इसके अलावा जैसे भूगोती बस होती है ना, इस तरीके से, तो ये आपके मनोरंजनात्मक गीत हो जाएंगे। बाकी नृत्य गीत तो हमारे पास कई सारे हैं, ठीक है। चलो, तो इसके हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों का समय परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करना है। देखो पहला, दोखा। देखो ये एक परिधान है, दोखा क्या है, एक परिधान है ना। परिधान मतलब कपड़ा, पहने जाने वाला कपड़ा है दोखा। सुने, धोखा नहीं, हाँ दोखा है ना, दो है धो नहीं, ठीक है। हाँ, यह गढ़वाल के शीत प्रधान हिमालयी क्षेत्रों के निवासियों द्वारा शीतकाल में एवं बरसात में पहने जाने वाला क्या है, एक परिधान है। क्या ये बात सही है? क्या बात सही है? नहीं है सही? यह है सही? बिल्कुल सही है। धोखा नहीं देखा आपने, जो यहां से लेकर पूरे नीचे तक रहता है और ऊन का इतना मोटा। अब पहले के लोग तो बहुत ज्यादा पहनते थे, और सबसे ज्यादा पहले वो पहनते थे जो भेड़ चरवाए होते थे, वो तो वही पहनते थे, बहुत गर्म होता है ना। चलो जी, तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है, दोखा, कोई दिक्कत वाली बात। इसे बकरी भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, भेड़ बकरी की ऊन से ही बनता है। बिना बाहों, बाहों मतलब पूरे नहीं होता, ये हाथ तक होता है, इतना यहाँ तक होता है, और इतना चौड़ा सा होता है ना, और फिर ऐसा बांधा जाता है, ठीक। तो यानी कि ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, तो यानी कि कथन 1 और 2 सही है बिल्कुल, ठीक है। जनरली दोखा जो है वो पुरुष पहनते हैं, ऐसे ही महिलाओं के द्वारा ऐसा मोटा ऊन का जो कपड़ा पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, पाखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पाखला। महिलाओं के द्वारा क्या पहना जाता है? पाखला। आपकी दादी वगैरह पहनती होगी, नहीं पहनती है? पहनती है आपकी दादी? आज चलो पहले पहनती होगी ना, आप तो नहीं पहनते। इतना मोटा काले रंग का होता है, मोटा होता है ना। और सर्दियों में तो खैर वही पहनते हैं, ग्रीष्म काल में तो थोड़ा सा ज्यादा गर्मी हो जाएगी उससे, है ना। तो देखो, महिलाओं के द्वारा पाखला और आपका पुरुषों के द्वारा कौन सा? दोखा हो जाएगा, ठीक। यानी कि कथन 1 और 2 क्या है आपके, बिल्कुल सही हो जाएगा। मोर पीठ पर सवार एवं दोनों मोर लिए हुए गणपति की विशिष्ट मूर्ति किस स्थान पर है? किस स्थान पर है बताओ? है किस स्थान पर है? ये तो पता है आपको, लाखा मंडल में। कहां पर है? लाखा मंडल। लाखा मंडल में जो मूर्ति है, इसमें कितने हाथ हैं? 4 हाथ और 6 क्या है? सिर है। यहाँ पे भगवान गणेश जी हैं, वो मोर की पीठ पे क्या है? विराजमान है। इस मुद्रा में जो है यहाँ की मूर्ति दिखाई गई। वहीं देखो, मूर्तियां हमारे पास कई सारी हैं, लेकिन जैसे अभी यहाँ पे ऑप्शन है, एक है द्वारा हाट, ठीक है। द्वारा हाट से भी हमें क्या मिली है? कुछ मूर्तियां मिली है मूर्तियां द्वारा हाट से मिली है ना, द्वारा हाट से मूर्तियां। तो द्वारा हाट से जो मूर्तियां मिली है, बताओ कौन सी मिली है? एक मूर्ति का नाम बताओ जो द्वारा हाट से मिली। एक मिली है भगवान विष्णु की शेष शयन मूर्ति, मिली है, शेष शयन मूर्ति, ये मिली है, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा दूसरी एक और क्या मूर्ति मिली है द्वारा हाट से? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की भी मूर्ति मिली है। किस मंदिर में? रत्नदेव मंदिर में। किस मंदिर में? रत्नदेव मंदिर में। इसके अलावा द्वारा हाट में कौन सी मिलती है? सूर्य मूर्ति भी मिलती है। सूर्य मूर्ति भी आपको कहां पर मिल जाएगी? द्वारा हाट में मिल जाएगी। मेखंडा की बात करें तो मेखंडा में किसकी मूर्ति मिलती है? मां पार्वती की मूर्ति मिलती है, ठीक है। और पार्वती की जो मूर्ति है वो किस मुद्रा में है? हस्त मुद्रा में। किस मुद्रा में? हस्त मुद्रा में। मूर्ति वाला टॉपिक करा रखा है मैंने, है ना। उसके अलावा जागेश्वर में बात करें तो जागेश्वर में बताओ कौन सी मूर्ति मिलती है? जागेश्वर में किसकी मूर्ति मिलती है? सूर्य भगवान की मूर्ति मिलती है, सूर्य मूर्ति। और किस मुद्रा में? संभंग मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? संभंग। उसके अलावा लाखा मंडल में ही बात करें तो यहाँ पे गौरी की प्रतिमा भी मिलती है, लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा, है ना। और यहाँ पे माँ गौरी को किस रूप में दिखाया गया है? तपस्या करते हुए, तपस्या मुद्रा में दिखाया गया, ठीक। तो ये कुछ मूर्तियां हैं जो अपने आप में क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न, काष्ठ लकड़ी से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में असंगत युग्म का क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। तो देखो, असंगत युग्म का चयन करिए जरा। तो सबसे पहले घांगा। तो घांगा क्या होता है? तो ये घांगा होता है मयू पर लगने वाली लकड़ी के जो दांत होते हैं। मयू, मयू जानते हैं? मयू लगाया है? मयू कभी नहीं लगाया? लगाया है ना मयू, है ना। मयू लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? बस ऐसे ही, ऐसे ही लगाते हैं, हाँ।
क्यों लगाया जाता है मयू, मया, मयू, क्यों लगाया जाता है? रुपाई में, अच्छा रुपाई में लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब जैसे आपका अनाज थोड़ा छोटा छोटा हो जाता ना, तो उसमें बहुत सारा आसपास, है ना, जैसे धान का पेड़ है, गेहूं का पेड़ है, उसके आसपास बहुत सारे क्या आ जाते हैं, घास फूस जम जाती है। अब देखो उसके बाद निराई गुड़ाई तो होती है, लेकिन अगर मैया नहीं लगाई तो निराई गुड़ाई करने में ना कठिनाई होती है, आपको कुदाल से खुदाई करनी अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपने पहले बड़ा बड़ा मैया लगा दिया तो उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ ढीली पड़ जाती है ना, जो भी घास एक्स्ट्रा चीजें होती है उसकी जड़ कमजोर पड़ जाती है, तो फटाफट उसको क्या हो जाता है, साफ करने के लिए हो जाता है फिर, है ना। चलो जी। तो देखो ये बात तो बिल्कुल सही है। कुठार या पटवा, कुठार, कुठार सुने, कुठार, हाँ कुठार में क्या रखा रहता था, अनाज रखा जाता, गेहूं चावल, है ना, गांव में वही रखते थे। तो बक्सा जिसमें अनाज रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अठाली, घिसा हुआ हल, नहीं जी ये गलत हो जाएगा। अड्या, अड्या सुना, अड्या गौशाला का दरवाजा बंद करने के काम आता है, अड्या, है ना। हाँ यहाँ तो गांव में क्या अड्या, के गौशाला के घर में भी अड्या ही बोलते हैं, अड्या लगा रहे, है ना, बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो अड्या तो यानी कि डी वाला, तो यानी कि इस हिसाब से सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शैल चित्र के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो सबसे पहले हुडली के शैल चित्र, चित्र वाला टॉपिक आजकल ही हुआ हमारा, तो आप देख सकते हैं, आसानी से मिला सकते हैं। हुडली नीले रंग के, मलारी सोने का मुखौटा, फलसीमा शैल चित्र में योग मुद्रा में, और बनकोट 8 ताम्रपुत्रा, ठीक है, बाकी आप मिलाते रहो। अगला प्रश्न, गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द बताओ, गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द। देखो पहले जो है शिलालेखों में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे जो गढ़ों की रक्षा करता था उसको कहते थे क्या, कोटपाल कहते थे, क्या कहते थे, कोटपाल कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड में कितने गढ़ थे, गढ़वाल में 52 गढ़ थे। तो गढ़ों को सिक्योर करने के लिए क्या होगा, हमेशा रक्षक होगा ना, गढ़ रक्षक, तो उसी गढ़ रक्षक को क्या बोलते थे, कोटपाल कहते थे। इसके अलावा बात करें तो आपका दूसरा क्या है, प्रतिहार, और जो प्रतिहार होता था, प्रतिहार को क्या बोलते थे, ये होता था द्वार रक्षक, क्या होता था, द्वार रक्षक, यानी जो दरवाजे पे खड़े होगा ना उसको द्वार रक्षक बोलते थे। अब नहीं आया समझ में, अरे एक तो हो गया पूरा किला, तो किला तो बहुत बड़ा हो गया ना, गढ़, तो उस गढ़ की जो रक्षा करेगा वो तो क्या होगा, कोटपाल। लेकिन जब आप गढ़ के अंदर आ जाओगे तो राजा का महल आएगा, कई सारी चीजें आएंगी, तो वहां भी तो रक्षक होगा ना, द्वार का, तो उसको क्या बोलेंगे, द्वार रक्षक, प्रतिहार कहा जाता है। वहीं अगर पल्लिका की बात करें तो पल्लिका होते थे छोटे गांव, कैसे, छोटे गांव को क्या कहा जाता था, पल्लिका कहा जाता था। पल्लिका किसे कहा जाता था, छोटे ग्राम को कहा जाता था। और उसके अलावा तालुका की बात करें तो तालुका किसे कहा जाता था, तहसील को, तहसील को तालुका कहा जाता था। वही वहीं एक तहसील में एक अधिकारी होता जिसको बोलते थे कुलचारिक, क्या बोलते थे, कुलचारिक। तो जो कुलचारिक होता था वो क्या होता था, तहसीलदार होता था, ठीक है। वहीं अगर गांव से संबंधित बात करें तो एक शब्द होता था महत्तम, ठीक है, और महत्तम कौन होता था, ये होता था ग्राम शासक, ठीक है, महत्तम कौन होता था, ग्राम शासक होता था, ठीक। इसके अलावा कुछ और टर्म अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, जैसे एक होता था अक्षपटलिक, क्या होता था, अक्षपटलिक, और जो अक्षपटलिक होता था इसको क्या बोलते थे, लेखा परीक्षक, क्या कहा जाता था, लेखा परीक्षक कहा जाता था, यानी जो अकाउंटेंट का काम देखता था, लेखा परीक्षक, अक्षपटलिक। उसके अलावा देखो एक और शब्द आप लिखेंगे, जैसे भृत्या, एक वर्ड होता था भृत्या, ठीक है। तो भृत्य जो है वो सेवक के लिए यूज किया जाता था, किसके लिए यूज किया जाता था, सेवक के लिए जो है वो भृत्य यूज किया जाता था। अगला प्रश्न आ जाओ, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है। देखो छत्रेश्वर प्रकार में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है किसमें, अमोदभूति प्रकार के। देखो सिक्कों में बात करें, कुड़िंदों की सिक्कों में बात करें तो 3 प्रकार के सिक्के हमें मिले, कौन कौन से बताओ, एक है अल्मोड़ा प्रकार की, दूसरा छत्रेश्वर प्रकार के, या इन्हीं को चित्रेश्वर भी बोलते हैं, छत्रेश्वर प्रकार के, और तीसरे जो सिक्के मिले कौन से, अमोदभूति प्रकार के सिक्के मिले, अमोदभूति प्रकार के सिक्के मिले, है ना, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि और यहाँ ब्राह्मी और खरोष्टी हो जाएगा, है ना।
तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, यहाँ पे 8 कुड़िंद राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कई बार बोल चुका हूं मैं, अब तो याद होना चाहिए। जैसे कौन कौन से, शिवपालित है, उसके अलावा शिवरक्षित है, ठीक है, और कौन से, शिवदत्त है, ठीक है, और कौन से, हरदत्त है, उसके अलावा गौमित्र है, और कौन से, आसेक है, इसके अलावा विजय भूति है, विजय भूति के बाद कौन से, अमोद भूति है, कौन से, अमोद भूति है। कितने हुए, 8 हो गए, हो गए 8, अरे हो गए ना 8, 3 3 6 3 9, 9 हो गए, अच्छा नहीं नहीं 8 ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलो इतनी बात याद रखनी फिलहाल आप। अगला प्रश्न आ जाओ। 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, किसने किया, बालेश्वर मंदिर। देखो चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार महावीर थापा ने 1796 ईस्वी में किया। इसके अलावा हमारे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे एक मंदिर है बद्रीनाथ का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो किसके समय हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ था वो ऐसा माना जाता है ललित, ललित कौन सा था, सूर्यदेव, ललित सूर्यदेव, ललित सूर्यदेव के समय, ऐसा माना जाता है, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, इसका निर्माण जो है ललित सूर्यदेव के समय माना जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो इसका जो पुनर्निर्माण है, ठीक है, पुनः जो बनाया था, ऐसा माना जाता है इसको पुनः बनाया था किसने, अजयपाल ने। गढ़वाल का शासक कौन था, अजयपाल ने बनाया था। ठीक है, किसने, अजयपाल। उसके अलावा जो आधुनिक मंदिर है या आधुनिक जो बद्रीनाथ मंदिर आपको दिखता है, आधुनिक बद्रीनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, आधुनिक बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, आधुनिक का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ और अलग हो गया, आधुनिक का मतलब जो वर्तमान स्वरूप दिखता है ना, इसका लास्ट टाइम जो जीर्णोद्धार कराया था वो कराया था ग्वालियर नरेश। किसने कराया था, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया ने इसका क्या कराया, जीर्णोद्धार कराया था। ठीक, इसके अलावा देखो यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री जो मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि भवानी शाह ने कराया था। एक मां यमुना की एक काली मूर्ति स्थापित कराई थी इन्होंने, किसने, भवानी शाह ने। केवल उन्होंने वहां पे फाउंडेशन टाइप की रखी थी, मंदिर मुंदिर नहीं बनाया था, मां यमुना की एक काली मूर्ति वहां पे रखी थी। ठीक है, वहीं अगर निर्माण की बात करें तो ऐसा माना जाता है प्रताप शाह, ठीक है, इसके टाइम पे प्रताप शाह के समय निर्माण हुआ। फिर उसके बाद बात करें पुनर्निर्माण की, कौन से, पुनर्निर्माण, यमुनोत्री जो मंदिर है इसका पुनर्निर्माण माना जाता है गुलेरिया रानी, जिसका नाम क्या है, महारानी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया, जयपुर की जो रानी थी महारानी गुलेरिया, इनके द्वारा इसका क्या किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। वहीं देखो गंगोत्री मंदिर की बात करें तो गंगोत्री मंदिर था तो पहले से था, लेकिन 1803 में क्या आ गए थे, भयंकर भूकंप आ गया था उत्तरकाशी वाले इलाके में, है ना। भूकंप की वजह से मंदिर क्या हो गया, थोड़ा पूरा लगभग मंदिर का अस्तित्व मिट गया था। 1807 तक आपको पता ही यहाँ गोरखा आगे थे, और उस टाइम पे गोरखाओं का मेन सरदार था गढ़वाल में कौन, अमर सिंह थापा। तो 1807 में अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया। अमर सिंह थापा ने क्या करवाया, गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया। तो आप सोचें गोरखा ने क्यों कराया, गोरखा भी तो हिंदू होता है ना। ठीक है, तो गोरखा भी क्या है, हिंदू ही है ना, यानी नेपाली भी क्या होते हैं, हिंदू ही होते हैं। ठीक है, चलो, तो इनकी भी क्या है, आस्था का प्रतीक है। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। 1815 में सर्वप्रथम किन दो स्थानों के बीच डाक प्रणाली स्थापित की, तो किसके बीच में, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में पहली बार डाक व्यवस्था शुरू होती है ना। और ये वैसे करवाया किसने, ट्रेल ने, लेकिन उस टाइम में कमिश्नर कौन था, ई गार्डनर। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न,
वर्ष 2025-26 के बजट में आधार स्तंभों में अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना हेतु नमो बजट की बिंदु है ना। उत्तराखंड सरकार ने दो थीम पे बजट को तैयार किया, एक नमो, एक दूसरा क्या था, ज्ञान। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो नमो वाला है, नमो का अर्थ है एन स्टैंड फॉर नवाचार, है ना, ए स्टैंड फॉर आत्मनिर्भरता, एम फॉर महान विरासत एंड ओ स्टैंड फॉर ओजस्वी मानव संसाधन हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 4 यानी कि ऑल ऑफ बिल्कुल ठीक है। ठीक, वहीं दूसरी जो थीम है वो क्या है, ज्ञान। ज्ञान का मतलब जी फॉर गरीब। ठीक है, यानी समाज के इन 4 वर्गों पे विशेष फोकस किया जाएगा। ये समाज के वर्गों की बात हो रही है और ये क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, विशेष प्रयास किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। तो समाज के जो 4 वर्ग होंगे, एक तो गरीब, दूसरा कौन, युवा, तीसरा कौन, अन्नदाता यानी कृषक, और चौथा एन फॉर नारी। तो समाज के इन 4 वर्गों पे क्या किया जाएगा, विशेष फोकस किया जाएगा इस बजट में। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें कि किन किन क्षेत्रों पे फोकस किया जाएगा, तब ये हो जाएगा नमो, आत्मनिर्भरता, नवाचार, महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला जो बैंक है, नगरीय बैंक, वो है आपका कौन सा, पूर्वांचल बैंक हो जाएगा। ठीक है, पूर्वांचल बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई, स्थापना पूर्वांचल बैंक की स्थापना 1983 में हुई। ठीक है, कब हुई, 1983 में, एक बार चेक कर लेना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, लेकिन 1949 में इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइजेशन, एक सरकारी बैंक बन गया समझ लो। ठीक है, ठीक, चलो जी, बाकी आपको याद रखना है। ठीक है, सहकारी बैंक की स्थापना करी, तो सहकारी बैंक कब बना, 27 फरवरी 2004, 27 फरवरी 2004 को क्या होती है, सहकारी बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, क्या होती है, सहकारी बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, उधर हो रहा है वो नीचे ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखो, उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार, देखो ये थोड़ा 2 डिग्री लिखना भूल गए, 2 डिग्री 44 मिनट, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का कुल देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट, नहीं आया समझ में कितना हो रहा है, क्या हो रहा है? यानी गैप, क्या जो नीचे वाली लाइन है और ऊपर वाली लाइन है, इनके बीच में कुल कितने देशांतर, कितने का डिफरेंस है ना, तो 2 डिग्री 44। ऐसे ही इधर पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ और यहाँ के बीच में ये गैप कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री 28 मिनट का गैप। ठीक है, चलो जी, उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये बात सही है, ये बात सही है, नहीं है ये बात सही, कितना है, 1.63% है, यही है 1.63%। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान 18वां। ठीक है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी जनपद का कौन सा शिखर जो है स्विस आल्प्स पर्वत है ना, यूरोप में स्विट्जरलैंड में पर्वत पर जिसको बोलते हैं आल्प्स पर्वत बोलते हैं, एल्प्स। ठीक है, उसके समान उत्तरकाशी में कौन सा दिखता है, तो ये दिखता है शिवलिंग शिखर दिखता है, तो बी वाला ऑप्शन सही। तो देखो, थलिया सागर भी आपका उत्तरकाशी में, शिवलिंग भी आपका उत्तरकाशी में, बाकी जनुकुट पर्वत है, और कौन कौन से, भृगुपंत है, श्रृंगकंठ है, अटल है, ठीक है, श्री कैलाश है, और गंगोत्री पर्वत है, यमुनोत्री, ये तो है। ठीक है, स्वच्छंद है, पीला पानी है, कई सारे पर्वत है ना उत्तरकाशी। चलो जी, पिछली क्लास में बताया। अगला प्रश्न, गुलाब घाटी कहाँ है, गुलाब घाटी बताओ भाई। तो घाटियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो गुलाब घाटी कहाँ है जी, गुलाब घाटी बताओ रे, गुलाब घाटी बताओ, गुलाब घाटी, गुलाब घाटी कहाँ है। तो गुलाब घाटी कहाँ स्थित है, तो गुलाब घाटी जो है आपकी कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका कहाँ, काठगोदाम में। कहाँ पर है, काठगोदाम। इसके अलावा हमारे राज्य की कुछ और महत्वपूर्ण घाटियां हैं, है ना, जैसे एक घाटी है स्कंद घाटी, कौन सी है,
स्कंद घाटी, बताओ कहाँ है स्कंद घाटी? पिछले से पिछली क्लास में कराया था मैंने, स्कंद घाटी कहाँ है? कहाँ है? अगस्त्य मुनि, कहाँ है अगस्त्य मुनि? रुद्रप्रयाग वाली घाटी को क्या बोलते हैं? अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग, यह है स्कंद घाटी। स्कंद का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? कार्तिकेय, बताया था ना? बताया था कुछ? हाँ, तो कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर भी रुद्रप्रयाग में ही मिलता है ना, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं स्कंद। और केदार खंड है ना, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण आता है ना, ठीक है, एक पुराण है। तो स्कंद घाटी आपका अगस्त्य मुनि, आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। चलो, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद कुछ और घाटी लिखना है, जैसे निजमुला घाटी, निजमुला घाटी या हापला घाटी। ये घाटियां आपको गोपेश्वर के आसपास मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? गोपेश्वर है, गोपेश्वर में है, गोपेश्वर में निजमुला और हापला घाटी। इसके अलावा एक और घाटी पाणा ईरानी, पाणा ईरानी, पारा ईरानी घाटी, तो ये भी आपके कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। ठीक है, बाकी बताओ। एक घाटी है उर्गम घाटी, उर्गम घाटी कहाँ है? चमोली में। नीति घाटी कहाँ है? चमोली में। माणा घाटी कहाँ है? चमोली में। ठीक है, तो ये सब कहाँ हो जाएंगे? आपके चमोली में हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा एक और घाटी लिखो, गंगवाणिशु घाटी, गंगवाणिशु घाटी कहाँ है? गंगवाणिशु घाटी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। उसके अलावा पैनो, पैनो घाटी, कौन सा घाटी? पैनो। और पैनो घाटी है रिखणी खाल, रिखणी खाल कहाँ हो जाएगा? आपका कोटद्वार हो जाएगा। रिखणी खाल कोटद्वार में आपको ये वाली घाटी मिल जाएगी, पैनो घाटी। ठीक है, इसके अलावा एक घाटी है बादल घाटी, बादल घाटी। और बादल घाटी आपकी कहां पर है? जौनपुर। जौनपुर कहां पड़ता है? टेरी गढ़वाल में पड़ता है। एक और घाटी है तोता घाटी, हाँ, तोता घाटी सुने हैं? हमेशा टूटता रहता है, टूटता रहता है। कभी आप गांव जाते होंगे तो हर बार, अब तो इस बार तो कम टूटा तोता घाटी में, लेकिन हर बार तोता घाटी में ही जाम लगते हैं, लगता है। हाँ, तो तोता घाटी प्रसिद्ध है, तो पेपर में आ सकता है। तोता घाटी कहाँ हो जाएगी? ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश के आसपास आपकी क्या हो जाएगी? तोता घाटी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ घाटियां हैं। इन घाटियों, सोर घाटी, सोर घाटी और सीरा घाटी पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये घाटियां बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। और अगला प्रश्न है हमारे पास, दैट इज गढ़तांग गली दर्रे का संबंध किस जनपद से है? बताओ, गढ़तांग गली किससे? उत्तरकाशी से। गढ़तांग गली कहाँ है? उत्तरकाशी से। चलो, गढ़तांग गली उत्तरकाशी से। बाकी उत्तरकाशी के दर्रे मैंने पिछली क्लास में बताया, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। चलो इनको मिलाते हैं जरा, सूची एक को सूची दो से मिलाओ। देखो, सात ताल कहाँ है? नैनीताल। द्रोण सागर काशीपुर। डोडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी। और बिरही ताल चमोली। बस, बाकी मिलाते रहो आप लोग। देखो, अब इनको मिलान करना है। नदी का नदी उद्गम स्थल जाड़ गंगा थांगला दर्रा, बिल्कुल ठीक है। सरस्वती नदी देवताल, बिल्कुल ठीक है। अलकनंदा कहां से निकलती है? अलकापुरी बांध। और सुपी नदी है, क्या बताना है? सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये वाला सुमेलित नहीं, खत्म है ना। चलो अगला प्रश्न, उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी, तो इसका निर्माण जो है 1907 में हुआ था, है ना। और बिजली का उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ? 1909 से। कहां पर है? मसूरी में। ये उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र था। कौन सा? ग्लोगी जल विद्युत संयंत्र, जो कि मसूरी के जो भट्टा गांव के आसपास है ना, क्यारकुली भट्टा गांव के आसपास जो है ये परियोजना हो जाएगी आप। ठीक है, चलो। भनेर पानी वो, भनेर पानी वो है चमोली में है। ठीक है, भनेर पानी व पागल नाला, वाह क्या नाम है ना, पागल नाला। एक तो नाला, ऊपर से पागल भी है ना। ठीक है, चलो। तो आपका भनेर पानी व पागल नाला नामक जो स्थान है, ये आपका कहां पर है? ये चमोली में हो जाएगा। ठीक है, नाला या पानी से संबंधित एक स्थान है नाला पानी। कहाँ है? कहाँ है? उत्तरकाशी में नाला पानी है। नाला पानी कहाँ है?
नाला पानी है कहाँ? देहरादून में। ये तो है थोड़ा आगे जा करके, खलंगा के आसपास आम वाला नाला पानी, ठीक है। तो ये नाला पानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खलंगा से कनेक्ट है, वही एरिया आता है नाला पानी। खलंगा वाला जो एरिया है ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं? नाला पानी बोलते हैं। तो इसलिए नाला पानी इंपॉर्टेंट है। काला पानी, नालू नहीं हो, नाला पानी हो। अच्छा, उत्तरकाशी में नालो पानी, ठीक। काला पानी कहाँ है? काला पानी सुना है आपने? काला पानी की सजा है। अच्छा, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पौधे को एनीमिया रोग नाशक कहा जाता है? बताओ। है, कंडाली को एनीमिया रोग नाशक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। कई सारे खनिज विटामिन का भरपूर होता है इसमें, है ना। किलमोड़ा किस में काम आता है? पीलिया में। इसको क्या बोलते हैं? दारू हरिद्र भी कहा जाता है, दारू हरिद्र, या इसको क्या कहा जाता है? जरस्क भी कहा जाता है, ठीक है। अमेश, बताओ मेन बात क्या है? टमाटर के विकल्प के रूप में इसको जो है स्थानीय लोग खाते हैं, ठीक है। लेंगड़े, लेंगड़े खाए? ये लेंगड़े खाए, लेंगड़े, ठीक है। कैसा होता है? हाँ, अच्छा होता है ना, ठीक है। तो लेंगड़े क्या है? एक पर्वतीय क्या है? सब्जी है, जो जंगलों में खुद ही उग जाती है। उगाते नहीं इसको, खुद ही उगता है जहाँ थोड़ा ठंडा वाला इलाका होता है। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड पर विचार कीजिए। नहीं, उत्तराखंड पे नहीं, कथनों पे विचार करना है, ठीक है। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित। क्या बात सही है? बिल्कुल सही। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 2001। क्या सही है? अरे सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो देखो, उत्तराखंड वन विकास निगम का जो मुख्य काम होता है कि जो भी वन में स्थित जो भी आपके खनिज वगैरह हैं, इनका क्या करना है? इनका किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इनका दोहन किया जाए, यानी जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और इनका मानवीय यूज में भी हम है ना। चलो जी, अगला प्रश्न, हल चलाते समय दोनों बैल को साथ रखने हेतु उनके कंधों पर रखा जाने वाला लकड़ी का यंत्र है, क्या होता है? जुआ। देखा है जुआ? जुआ नहीं, हाँ, जुआ मत कर देना, क्या बोला? जुआ, है ना, ये जुआ है, ठीक है, जुआ। अब मयू तो अभी बताया है ना, ठीक है, जिसपे दांत होते हैं, ठीक है। चलो जी, और हल को क्या बोलते हैं? हल को क्या कहा जाता है? अरे हल को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? है, क्या बोला जाता है? नसुड़ू या नस्युड़ू? नहीं, नसेड़ू नहीं, नसड़ू, ऐसा कुछ है ना, या नस्युड़ू, नसड़ू, ठीक है, बोला जाता है। क्या बोलते हैं आप? हैं, हल ही बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हैं, हलणू, हलणू, अच्छा, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं नसड़ू, कहीं हलणू, ठीक है। पर मेन ज्यादातर प्रचलन ज्यादा बड़े क्षेत्र में नसुड़ू या नेसड़ू हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य में कौन से प्रकार का रिंगाल पाया जाता है? तो कौन से प्रकार का पाया जाता है? देखो, गोलू रिंगाल मिलता है, देव रिंगाल मिलता है, सारू, सरारू और भाटपुत्र रिंगाल। तो चारों क्या हो जाएंगे आपके? करेक्ट हो जाएंगे, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ, राजस्व क्षेत्र में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, गढ़वाल क्षेत्र में जो राजस्व वाला जो इलाका होगा, वहां पे गढ़वाल विकास मंडल करता है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में जो राजस्व वाला एरिया होगा, है ना, जो राजस्व भूमि होगी, तो वहां पे कौन करता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। वन भूमि पर खनन करने का जो काम होता है वो कौन करता है? वन भूमि पर खनन करने का काम कौन करता है? खनन कार्य अभी तो बताया, उत्तराखंड वन विकास निगम। देखो, अगर वन भूमि होगी तो इस पे खनन करने का कार्य उत्तराखंड वन विकास निगम। अगर राजस्व भूमि होगी, राजस्व भूमि का मतलब क्या? आपका खेत है, आपका खेत वन विभाग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है आपका खेत? किस विभाग के अंदर आता है? हमारा अपना है ना, हमारा अपना विभाग है, ये तो नहीं बोल रहे? कौन से विभाग के अंदर आता है? अरे आपके खेतों के कागज किसके पास होते हैं? ये भी नहीं पता? कौन देता है आपके खेतों की जानकारी? अच्छा, जब भी आपके, चलो छोड़ो, जब भी आपके खेतों में कभी विवाद होता है तो किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? अरे पटवारी को बुलाते हैं ना,
तो पटवारी के पास ही होगा जानकारी, है ना। तो पटवारी किस विभाग का कर्मचारी है? राजस्व विभाग का कर्मचारी है। ठीक है, तो यानी हमारे जो खेतों के आंकड़े या घर कहाँ पे किस तरीके से है, तो ये राजस्व विभाग के पास होता है ना। चलो जी, तो राजस्व क्षेत्र में आएगा तो आपका कौन करेगा, कौन करेगा, गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल। और अगर वन भूमि होगी तो वन भूमि में कौन, उत्तराखंड वन विकास निगम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्न में से बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनलों स्टेशन है पुट के माध्यम से सही बताना आपको। बड़ी रेल लाइन, तो देखो हमारे राज्य में जो बड़ी रेल लाइन है, एक है कौन सा, काठगोदाम, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कोटद्वार हो जाएगा। ये बड़ी रेल लाइन है, ठीक है, ये बड़ी रेल, तो 1 और 3 इज द राइट आंसर, बाकी छोटी रेल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान हमारा आ जाता है, बताओ, ठीक है, बताओ कौन सा आता है, 17वां आता है। कौन सा आता है, 17वां। उत्तराखंड में साक्षरता की बात करें तो हमारे उत्तराखंड की कुल जो साक्षरता है वो कितनी है, 79 पॉइंट, कितनी है हमारे उत्तराखंड, 79 या 78, 78.82%। ठीक, इसमें से भी मेल की बात करें तो मेल का कितना है, मेल का है 87.4%। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का कितना है, तो फीमेल का है कितना, 70% है। ठीक, मेल में बात करें, मेल में जो हमारा नंबर है भारत में कौन सा है, 13वां नंबर। और वहीं फीमेल में बात करें तो कौन सा नंबर है, 20वां नंबर है। कौन सा नंबर है, 20वां नंबर। ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल, तो ओवरऑल कितना है, 17वां स्थान हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओवरऑल हो जाएगा आपका 17वां स्थान हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में कितना है साक्षरता, 73% है। अगला प्रश्न, पौड़ी जनपद में स्थित मंदिर बताओ कौन सा है, ताड़केश्वर है, बिल्कुल है, क्यों कालेश्वर है, एकेश्वर है, बिल्कुल है, तो सभी क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। कमलेश्वर मंदिर कहाँ है, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में, भगवान शिव को समर्पित है ना। चलो, निम्न में रामायण उत्सव को विश्वविख्यात करने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, रणवीर सिंह भंडारी को, रणवीर ने कुशाल सिंह भंडारी को दिया जाता था। तो पहली बार इन्होंने क्या किया है, क्या किया, लिपिबद्ध किया था, रामायण उत्सव के बारे में इन्होंने पहली बार लिखा, लिखा किताबें बिकी, पत्रिका में लिखा, इससे लोगों को जानकारी हुई, है ना। फिर बात उत्तराखंड भारत सरकार को पहुंची, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंची, है ना। तो तब जाके 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। लास्ट क्लास में इससे संबंधित जो है कुछ नृत्य आ रखे थे कि जो रामायण उत्सव में, एक तो देखो रामायण के प्रसंग को परफॉर्म तो किया ही जाता है, साथ में 4 और नृत्य भी होते हैं ना। जैसे कौन सा बताया था, एक बताया था आपका मोर मोरियाण, क्या बताया था, मोर मोरियाण नृत्य बताया था। मोर मोरियाण जो था वो पशुपालक, वह उसकी पत्नी का नृत्य था, ठीक है। उसके अलावा एक नृत्य बताया था बढ़िया बढ़ियाण, बढ़िया बढ़ियाण, ये नृत्य किससे संबंधित था, तिब्बती व्यापारियों से संबंधित, तिब्बती व्यापारियों से संबंधित था, ठीक है, बढ़िया। उसके अलावा और कौन सा था, माल मल युद्ध, माल मल युद्ध नृत्य। तो माल मल जो नृत्य था ये स्थानीय लोग और किसके बीच में, गोरखाओं के बीच में ये नृत्य था, ये नृत्य होता है। और एक और नृत्य है कुरु जोगी, कौन सा है, कुरु जोगी नृत्य, कुरु जोगी नृत्य। और जो कुरु जोगी नृत्य है, कुरु जोगी नृत्य होता है आपका कहां पर, ये कौन सा है, तो ये होता है मनोरंजन वाला, हास्य, ये एक प्रकार का क्या है, हास्य नृत्य, ठीक है। कहां पे होता है ये, तो चमोली का कहां पे, सलूड़ डुंगरा गांव में, सलूड़ डुंगरा गांव में, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार नृत्य है ना। शालिनी ने देखा है, नहीं देखा, अरे क्यों नहीं देखा फिर, है, देखा करो भाई, ये आपके ही आसपास तो होते हैं, सलोड़ डुंगरा, डुंगरा गांव, उसी क्षेत्र के आसपास ही ये नृत्य होता है, ठीक है, लिख दिया। चलो जी अगला प्रश्न आ जाते हैं,
प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है? झुम्पा। कौन सा है? झुम्पा है। मेघा आ की बात करें तो पहली कुमाऊनी फिल्म, पहली कुमाऊनी फिल्म है, ठीक है, 1987 में रिलीज हुई थी, ठीक है। तेरी सौ 2006 में बनी, पहली फिल्म है, ठीक है। पृथक राज्य आंदोलन पे, पृथक राज्य आंदोलन पे बनी ये क्या है? पहली फिल्म है। रामपुर तिराहा कांड भी बनी हुई थी फिल्म, है ना, इस पे बनी थी रामपुर तिराहा कांड, ठीक है जी। तेरी सौ हो गया। उसके अलावा घर जमे की बात करें तो घर जमे कब बनी थी? 1986 में। सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म थी घर जमे, है ना। और दिल्ली का कौन सा सिनेमा हॉल था? संगम सिनेमा हॉल। लगभग कितना कितना हफ्ते बोले? 29 हफ्ते शायद, ऐसे कुछ था। 29 हफ्ते तक चली थी, लगभग 6-8 महीने तक लगातार एक हॉल में चलना, बड़ी बात। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से संगत युग्म का चयन करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले बताओ सही संगत युग्म का चयन। देखो, ओम प्रकाश कुयेड़ी गलत है, कन्हैया लाल ये भी गलत है, गोविंद चातक डांडियो रेवार गलत। सही युग्म चुनना था तो रूप मोहन सकलानी, ये गढ़वीर महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। ये रचनाएं तो आपको सीधे सीधे याद रखना है। देखो, उपन्यासों में शैलेश मटियानी के उपन्यास, देखो 52 नदियों का संगम बिल्कुल है, चंद औरतों का शहर ये भी बिल्कुल है, उगते सूरज की किरण ये भी बिल्कुल है। तो यानी कि सभी क्या हो जाएंगे आपके? करेक्ट हो जाएंगे। किसके? शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जो पहला उपन्यास था वो था बोरी वली से बोरी बंदर, बोरी वली से बोरी बंदर, बोरी बंदर। इसके अलावा पहला जो कहानी संग्रह था, पहला कहानी जो इनका संग्रह था वो क्या था? मेरी 33 कहानियां, मेरी 33 कहानियां, ये इनका पहला कहानी संग्रह था, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है? शैलेश मटियानी। उसके अलावा ध्यान रखना, उत्तराखंड सरकार ने 2009 में इनके सम्मान में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार शुरू किया, ठीक। अगला प्रश्न है दुर्गा प्रसाद घड़ियाल की रचनाओं के संदर्भ में विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। तो चलो सही विकल्प का चुनाव करते हैं। सबसे पहले पहली बात, मारी इनका कहानी संग्रह बिल्कुल सही है। घाम बरखा छैल इनका गीत है, नहीं गलत है। उच्चाणो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल ठीक है। उच्चाणो जानते हो? उच्चाणो, उच्चाणो, किसी पे कुछ लग गया और आपने क्या कर दिया? चावल लिया, ऐसे ऐसे किया, है ना, जा रहे, है ना, ऐसे तो जा, कुछ टाइम के बाद हम पूजा दे देंगे, है ना, फिर बात क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी, है ना, ठीक हो भी जाता। अगर सच में कोई चीज लगी होगी या कोई मतलब ऐसा कुछ भ्रम वाली स्थिति है और अगर ऐसा कुछ लगा होगा तो सच में ठीक हो जाओगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो रियल वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो वो डिपेंड करता ना, अगर वो उचाणा आपने रख दिया, अगर वो काम कर रहा है तो फिर वैसे डॉक्टर के पास जाना है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे मेडिकल वाले डॉक्टर के पास जाना है ना। तो दोनों प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल है। तो देखो 1 और 3 सही है, लेकिन 2 वाला क्या आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। देखो, सबसे पहले गढ़ देश की बात करें तो ये 1928 में आया था, और इसके जो क्या थे संपादक थे? कृपाराम मिश्र, कृपाराम मिश्र क्या थे? इसके संपादक थे। और ये कहां से निकलता था? तो निकलता था कोटद्वार से। दूसरा है हितैषी, हितैषी जो है वो 1935 में ही निकला, बिल्कुल ठीक बात है। और बात करें तो इसके पहले कौन थे? पीताम्बर, कौन थे? पीताम्बर दत्त जी हो जाएंगे। तीसरा है तरुण कुमाऊं, और तरुण कुमाऊं 1922 में ही आते हैं। तो इसके पहले जो संपादक थे उनका नाम था कौन? मुकुंदी लाल। कौन था? मुकुंदी लाल। और मुकुंदी लाल ने कहां से निकाला? ये निकाला लैंसडाउन से। कहां से? लैंसडाउन से। अच्छा, ये वाला कहां से निकाला था? तो ये निकला था पौड़ी गढ़वाल से। कहां से? पौड़ी से, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका गढ़वाल समाचार। ये तो कितनी बार हम करा चुके हैं। गिरिजादत्त नैथानी, गिरिजादत्त नैथानी जी, गिरिजादत्त नैथानी 1902। और कहां से निकलता था? ये भी लैंसडाउन से। कहां से निकलता था? लैंसडाउन से, ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये सेट नंबर कौन सा था? 54। तो सेट नंबर 54 का उत्तराखंड वाला सेक्शन आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है।
चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।